हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और मैं रेजोनेंस पीसीसी वीडियो से हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 का व्यवहारिक व्याकरण का दृश्य लेखन। इस दृश्य से शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। दृश्य यानी चित्र। चित्र आपको एक दिया जाएगा और उस पे आधारित आपको एक पैराग्राफ लिखना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जो भी चित्र में हमें नजर आ रहा है वो हमें लिखना होता है। सिंपल भाषा शैली, यानी हमारी जो भाषा हो वो बहुत ही सिंपल हो, ज्यादा कठिन शब्दों का यूज हमें नहीं करना होता। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। ठीक है। अब दृश्य लेखन से आशय क्या है? दृश्य लेखन ऐसी लेखन शैली है जिसमें हम दृश्य यानी चित्र को देख करके मन में उठने वाले भावों को कलमबद्ध यानी लिखते हैं। इससे आपकी कल्पना शक्ति और बौद्धिक क्षमता का पता चलता है कि इस चित्र में देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कल्पना की जा रही है, वो सब आप इसमें लिखते हैं। दृश्य लेखन गागर में सागर, यानी एक चित्र के माध्यम से हम बहुत गहन लिखना भरने वाली उक्ति को रेखांकित करता है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में दृश्य लेखन का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, कला है। दृश्य लेखन के लिए आवश्यक तथ्य क्या होते हैं? विषय का गंभीरतापूर्वक अवलोकन। सबसे पहले हम टॉपिक को देख करके उसका अवलोकन करें, उसके बारे में समझें। दृश्य लेखन करते समय सर्वप्रथम दर्शाए गए दृश्य का उचित प्रकार से अवलोकन उसको देखना चाहिए, अर्थात उसमें क्या वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है, जीव जंतु पृष्ठभूमि उसकी क्या है, वो विचारते हुए हमें उसके उद्देश्य को समझ लेना चाहिए। पशु पक्षियों के दृश्यों का संबंध प्राय किसी शिक्षाप्रद यानी कहानी या पर्यावरण से होता है, अतः ऐसे दृश्यों को अत्यंत सूक्ष्मता से देखना चाहिए, बारीकी से देखना चाहिए। फिर है विषय का विभाजन। प्रकरण को समझने के पश्चात दृश्य में उपस्थित प्रमुख समस्याएं, घटना कि वो चित्र हमसे क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या भावना व्यक्त हो रही है, उस पर विचार प्रस्तुत करना चाहिए। उद्देश्य, दृश्य में प्रदर्शित मुख्य उद्देश्य को प्रारंभ से अंत तक ध्यान में रखना चाहिए कि ये चित्र हमें किस उद्देश्य के लिए दिखाया गया है और इसका मेन मोटिव क्या है। वातावरण, दृश्य में दर्शाए जा रहे आसपास के वातावरण और उसके प्रभावों पर भी ध्यान देना चाहिए कि वातावरण पे इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है और प्रस्तुत दृश्य किसी वर्ग, संस्कृति, भौतिक प्रदेश के तरफ संकेत कर रहा है, उसका वर्णन संक्षिप्त यानी शॉर्ट रूप में करना होता है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करते हुए दृश्य में दर्शाई जा रही घटना का वर्णन व्यवस्थित क्रम में करना चाहिए। जिन बातों को प्रमुखता से कहा जाना है उन्हें प्रारंभ में लिखना है, तत्पश्चात बाद में, मध्य में विस्तार पूर्वक वर्णन और अंत में इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी समाप्ति की ओर लिखना चाहिए। देश काल, उस समय का क्या माहौल है। दृश्य वर्णन के अंतर्गत दृश्य में दिखाई गई सभ्यता, संस्कृति, व्यक्ति आदि को अभिव्यक्ति का आधार मानना चाहिए कि ये चित्र हमें क्या बता रहा है, हमारे देश की संस्कृति, वर्ग, हमारे लोगों के, नागरिकों के लिए क्या बता रहा है, ये हमें देखना चाहिए। वाक्य विन्यास, वाक्य अत्यधिक बड़े अथवा छोटे नहीं होने चाहिए। दृश्य में बताए गए विभिन्न नारों, सूचना इत्यादि को भी उचित प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहिए कि ये चित्र हमें क्या दर्शा रहा है। भाषा शैली, दृश्य लेखन की भाषा शैली रोचक और आकर्षक होनी चाहिए। इसमें शब्दों का चयन सरल और स्पष्ट रूप में होना चाहिए। समय समय पर लोकोक्ति और मुहावरे और सूक्तियों, काव्यांशों, महापुरुषों के कथनों का भी हम वर्णन कर सकते हैं। निष्कर्ष, दृश्य लेखन का अंत समस्या आदि के सुझाव के प्रयास से किया जाना चाहिए। निष्कर्ष इस प्रकार अभिव्यक्त हो जिससे दृश्य में दी गई घटना का पूर्ण उद्देश्य मुखरित होता है। उचित पृष्ठभूमि के द्वारा दृश्य लेखन का अंत्य करना चाहिए। सॉल्यूशन निकाल करके अन्य तथ्य, दृश्य की पृष्ठभूमि पर कई बार नारा, उपदेश, विज्ञापन, जनचेतना, सूचना, साइन बोर्ड या योजना आदि लिखे होते हैं। दृश्य के संदर्भ में उन्हें अभिव्यक्त का आधार अवश्य मानना चाहिए, जैसे लड़का लड़की एक समान, इच वन टीच वन, आओ पढ़े पढ़ाए, पोलियो उन्मूलन, एड्स से बचे, ऋण प्राप्त करें, वृक्षों को बचाओ, स्वास्थ्य बनाओ आदि जो टॉपिक होते हैं इनको भी समावेशित करना चाहिए हमारे दृश्य लेखन में। अब कुछ एक उदाहरण है जो देख करके हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह का हमारा क्वेश्चन आता है और हमें कैसे उसमें लिखना है। तो नीचे दिए गए दृश्य को ध्यान से देखिए। दृश्य को आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना अथवा कहानी लिखिए जिससे सीधा व स्पष्ट संबंध दृश्य से होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कुछ बच्चे
काम कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, उनका बचपन इसी चीज़ में छिप गया है। और ये बाल श्रम के बारे में है कि बच्चे मज़दूरी करते हैं, माँ-बाप भी मज़दूरी करते हैं, फावड़ा चला रहा है, आस-पास का वातावरण भी वैसा ही है, तो इसके बारे में लिखेंगे। तो प्रस्तुत दृश्य बालक द्वारा अपने कार्य को निष्ठापूर्व किए जाने को दर्शाता है। ये बालक द्वारा मज़दूरी करने के दृश्य को दिखाया जा रहा है। बालक ने मिट्टी खोदने के लिए हाथ में फावड़ा लिया हुआ है। ये दृश्य बाल श्रम जैसी समस्या को इंगित करता है। बाल श्रम जैसी समस्या आज हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुकी है। बचपन एक बालक के जीवन का स्वर्णिम समय होने के साथ ही उसकी शारीरिक और मानसिक विकास का बहुमूल्य समय होता है। इसी टाइम पे हमें बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, लेकिन उसका समय तो इस बाल श्रम में ही निकल जाता है। जिस आयु में घर की आर्थिक स्थिति कई बालकों को पैसे कमाने को बाध्य कर देती है, मजबूर कर देती है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज हमारा समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभक्त है। निम्न वर्ग के लोग अपनी मूलभूत अपनी आवश्यकताओं के लिए की पूर्ति करने के लिए बालकों को, बच्चों को कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। आज भारत ब्रिटिश की गुलामी से तो आजाद हो गया है, परंतु गरीबी से निम्न वर्ग को बेड़ियों में बांधा हुआ है। ये दृश्य हमारे समाज में फैली निर्धनता, पैसा और आर्थिक समस्या की ओर इंगित कर रहा है कि हमारे समाज में इस प्रकार की कैसी भावना है। भारत सरकार ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए कानून बनाए हैं, जिसमें बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को आवश्यक बताया है। इसमें सभी बालकों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, परंतु फिर भी आज हमारे समाज में बाल श्रम प्रमुख समस्या बनी हुई है। आज भी 14 वर्ष की आयु से कम के बालक कारखानों में काम करते हैं, उच्च वर्ग उनका शोषण करते हैं, धनी वर्ग उनका शोषण करते हैं। बाल श्रम एक विकराल समस्या का रूप धारण करता है। आज जगह जगह विभिन्न नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान आदि चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक इस गंभीर समस्या पर चिंतन और मनन नहीं करेगा, तब तक इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक इस समस्या से मुक्ति हम नहीं पा सकेंगे। इस दृश्य में एक ओर तो बालक अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से कार्य कर रहा है, परंतु दूसरी ओर वह अपनी शिक्षा के अधिकार को भी खो रहा है। अतः संविधान के 86वें संशोधन का ध्यान रखते हुए हमें इस समस्या के प्रति सचेत जागरूक होना चाहिए और बालक की शिक्षा के अधिकार को संरक्षित कर उसे पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे उसके शारीरिक और मानसिक विकास में वृद्धि होने का प्रयास हो सके और हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हो जाए। उस बाल श्रम के अभिशाप को हम खत्म कर सके। तो स्टार्टिंग में हमने चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, फिर उससे क्या हानि हो रही है, और लास्ट में हमने उस चीज को खत्म करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे समाज में क्या क्या किया जा रहा है, इस बारे में बताया गया है। तो ये जो सेंसिटिव मुद्दे हैं वही हमारे दृश्य लेखन में आएंगे, क्योंकि उससे संबंधित हम घटना भी लिख सकते हैं, उसके बारे में भी लिख सकते हैं, समाज की मनोदशा भी उसके अंदर लिख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हम अपने मनोभावों को बता सकते हैं कि समाज में कैसा वातावरण बन गया है। अब इस टॉपिक में भी इसी तरह का बताया गया है कि समाज में बच्चों को काम करवा करके उनकी जो बचपना है वो सब खत्म हो रहा है और वो जल्दी बड़े हो रहे हैं और इससे उनका मानसिक विकास भी रुक रहा है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि माता पिता को इस पे ध्यान देना चाहिए और समाज को, हमारे देश को जो इनके लिए कानून बनाए गए उन कानून को लागू भी करना चाहिए, जिससे हमारा देश और उन्नति कर सकेगा। तो आशा करती हूँ आपको उदाहरण के साथ ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।